नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत को अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक अध्ययन कर लिया है, मतलब मैंने उनके वीडियोस बना करके अपलोड कर दिए हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें आने वाली कुछ शब्दावलियां हैं, उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं, जिससे हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शब्दावली है इसके अंदर। पहला शब्द है वंशागति और आनुवंशिकता। ठीक है, वंशागति और आनुवंशिकता क्या होता है? ये कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो उनकी अगली पीढ़ी में पहुंचना, यही क्या है? वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। और इसी के आधार पर जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। ठीक है ना, आपने कहावत भी सुनी होगी, जस माता पिता तस संतान, जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला डिफिनेशन। सेकंड है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विविधता और आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता या विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। परिभाषा देख लेते हैं, जीवों में उपस्थित संरचनात्मक, कार्य की, मनोवैज्ञानिक तथा असामान्य लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि हमारे हेयर का कलर, हेयर का शेप। ठीक है, आपने देखे होंगे कई लोगों के जो हेयर हैं कर्ली शेप के होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, किसी के काले बाल होते हैं, किसी के भूरे बाल होते हैं। ठीक, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी लक्षण है। स्किन का कलर आपने ज्यादातर देखा होगा, जैसे पेरेंट्स का स्किन कलर होता है वैसे उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों का कलर होता है। तो ये सभी क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। नेक्स्ट चीज आती है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। जीवों के बीच में पाए जाने वाला अंतर। ठीक है, जीवों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है, पहला है दैहिक विभिन्नता और दूसरा है आनुवंशिक विभिन्नता। जैसा कि आप देखते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, या दुनिया में आप देखते हैं पेड़ की यदि बात करें तो सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है? वेरिएशंस हैं। ठीक है ना, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे डिफरेंट हूं। कैसे? देखने में भी हूं, मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। ये सभी क्या है? वेरिएशंस हैं। यदि मैं कहूं फेस की बात करूं तो मेरे जैसा फेस आपको पूरे दुनिया में देखेंगे तो शायद ही कोई मिले, या मेरा हमशक्ल शायद ही कोई मिले, या आपका हमशक्ल शायद ही कोई मिले। तो ये क्या है? विभिन्नता के ही परिणाम है। ठीक, तो जो 2 विभिन्नताएं हैं, दैहिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता, इसके प्रकार है। दैहिक यानी शारीरिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता यानी जो हमारा डीएनए होता है इस पर, इसके द्वारा जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसको हम आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। और क्यों विभिन्नता उत्पन्न होती है? सवाल ये उठता है कि विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारा डीएनए होता है, सबका डीएनए 99.9% तो सेम होता है, लेकिन उसमें 0.1% का डिफरेंस होता है। मतलब सिर्फ 0.1% डिफरेंस के कारण ही ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आपका और मेरा डीएनए 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% क्या है? भिन्न है। इसी कारण से आप और हम अलग हैं, या एक या दूसरे इंसान जो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंस है, तो इसी वजह से ये डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो ये कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप डेफिनेशंस नोट कर लीजिए। मैं एक्साइट हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आइए जानते हैं, अब आगे देखते हैं मेंडल और उनके कार्य। क्यों पढ़ना आवश्यक है? मेंडल जो हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में खोज की थी, रिसर्च की थी, अपने प्रयोग किए थे, और इन्होंने अपने जो प्रयोग थे मटर के पौधों पर किए थे, उद्यान मटर के पौधों के ऊपर, जिसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। मेंडल को अपने कार्यों का श्रेय इनके जीते जी नहीं मिल पाया। इनके मृत्यु होने के बाद में
कुछ वैज्ञानिकों ने फिर से इनके जो प्रयोग थे उनको अध्ययन किया और तब इनको मान्यता मिली और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक मटर के पौधे के ऊपर कार्य किया और इन्होंने अपने जो कार्य का प्रकाशन था एक बुक में किया था, एक पत्रिका में किया था जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश किया था। अब बात आती है कि इन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। इसके कारण ये है कि जो मटर का पौधा होता है एक वर्षीय पौधा होता है, इसको आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। साथ में दूसरे जो इसका मुख्य कारण था, एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूप इसमें पाए जाते हैं। जैसे एक लक्षण है, मान लेते हैं हाइट, ऊंचाई एक लक्षण है। ठीक है, तो मटर में ऊंचाई के दो ट्रेट्स पाए जाते थे, जैसे कि एक लंबा और एक बोना। ठीक है, लक्षण एक है ऊंचाई, लेकिन उसके यहाँ पर दो रूप यहाँ पर पाए जा रहे थे, विपर्यासी रूप। ठीक है, इसी तरह इसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी के कारण से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अगला है पुष्प का उभयलिंगी होना। जो मटर का पौधा होता है इसके जो पुष्प होते हैं उभयलिंगी होते हैं, मतलब इसमें नर तथा मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये हो गया इसका मेल पार्ट, ये वाला, और ये वाला जो इसका फीमेल पार्ट। तो दोनों जब इसमें पाए जा रहे थे तो इसमें कृत्रिम परागण कराना बहुत आसान हो पा रहा था, इसी कारण से इसको चयन किया। अगला है स्वपरागण का होना तथा कृत्रिम परागण का भी आसानी से कराया जा सकता था इसमें। और अगली विशेषता है मटर के पौधे में फूल और फल अधिक लगते हैं, जिसके कारण से अधिक बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कारण होने के कारण से सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को शामिल किया। ठीक है, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम को शामिल किया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे कि इनके जो कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। तो मेंडल ने मटर के पौधों के 7 लक्षणों को लेकर के आगे अध्ययन किया। तो देखते हैं ये 7 लक्षण कौन कौन से हैं। मेंडल ने जो लक्षण लिए थे उसमें से एक लक्षण प्रभावी था और एक अप्रभावी था। जो प्रभावी वाला लक्षण होता है यही अगली पीढ़ी में जाता है और अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाता है, और जो अप्रभावी रहता है ये अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, यानी अप्रभावी रह जाता है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है या पहला जो लक्षण है वो है बीज का आकार। मटर में जो बीज का आकार है वो कैसा है। पहला वाला जो उसमें बीज जो है गोल रहेगा, दूसरा वाला जो अप्रभावी वो कैसा रहेगा, रिंकल्ड रहेगा, झुर्रीदार बीज रहेगा। नेक्स्ट है बीज का रंग कैसा है। तो प्रभावी लक्षण जो है बीज के रंग का वो पीला है, येलो कलर का है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो ग्रीन या हरा है। नेक्स्ट है पौधे की लंबाई कैसी है। तो प्रभावी लक्षण है वो लंबाई वाला है, मतलब लंबा पौधा होगा, वो प्रभावी लक्षण दर्शाएगा, और जो पौधा बौना रहेगा, छोटा रहेगा, वो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है फूल का रंग। तो इसमें भी 2 कैरेक्टर हैं, बैगनी कलर और सफेद कलर। ठीक है, 2 कलर यहां पर इसमें है। इस तरह से नेक्स्ट है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति क्या है। प्रभावी लक्षण जो है वो कक्षीय है, यानी इसके जो पार्शियल ब्रांचेस है वहां पर से पुष्प निकलेंगे, इसमें बाजू में रहेंगे, जबकि जो अप्रभावी लक्षण है वो शीर्षस्थ रहेंगे, यानी इसके यहाँ पर शीर्ष में फूल आएंगे। नेक्स्ट है फली का रंग। फली का रंग कैसा है। तो यहाँ पर फली का रंग जो है प्रभावी लक्षण है वो ग्रीन कलर है, यानी हरा कलर, और अप्रभावी लक्षण है वो पीला है। ठीक, इसी तरह आगे 7वां जो लक्षण है फली का आकार। तो फली का आकार कैसा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें फली जो है फूली हुई रहेगी, जबकि यहाँ पर अप्रभावी में फली थोड़ी संकुचित सी रहेगी। ठीक है ना। ये लक्षण मटर के पौधे में 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल ने अध्ययन किया था और अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं इन्हीं लक्षणों को लेकर के किए थे और अपने प्रयोगों में सफलता अर्जित की थी। इसी के साथ में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 5th चैप्टर का वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। यदि आपको कुछ हेल्प मिली है तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।